सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में स्वागत है। तो चलो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और या फिर आप बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4 था। आज पार्ट 5 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे और एंडिंग पे है चैप्टर गाइस, ध्यान में रखना। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है, या तो फिर मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में तो हो ही जाएगा। अगला लेक्चर छोटा रहेगा इससे, तो कोई नहीं। आज तो कोशिश तो आज ही रहेगी कि आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर देंगे। देखते हैं कैसा होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है, तो ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी सर। थोड़ा सा कुछ बेसिक फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। क्या है सबसे पहले तो सर, फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें पता है। हाँ, आपको जो पता है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपको पता था, बॉइल होता है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या, फ्रीज जब होता है वो पॉइंट। वो तो 10वीं तक सही था, लेकिन 12th में थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का भी उसमें इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए पढ़ लेते हैं क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले बेसिक याद रखेंगे। एक बार बेसिक याद हो गया ना, फिर पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी जेब में हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम विथ which both has same vapor pressure is called as freezing point. With which both has same vapor pressure is called as freezing point. अभी क्या है इसका मतलब समझो। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है ऐसा टेम्परेचर, क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहां सॉलिड एंड लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में है। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, किसका मतलब, इक्विलिब्रियम। क्या हो रहा है रे, एक मिनट। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल स्टेट। कौन सा अरे क्या हो गया रे, स्टेबल स्टेट। कौन सा स्टेट, स्टेबल स्टेट। तो अभी स्टेबल स्टेट में जब रहेगा, मतलब ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब आर इन स्टेबल स्टेट। दोनों कैसे स्टेबल स्टेट में है, और उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। क्या बोल रहा मैं, और उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब समझ लो, ऐसा टेम्परेचर जहां सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेबल स्टेट में सॉलिड एंड लिक्विड, और दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, और दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। समझा, इतना समझा। तो ये नोट कर लो, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल स्टेट। ये जो टर्म है वो आने वाली है आगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको रिकॉल तो हो ही जाएगी, क्योंकि 2-3 बार आएगी आगे के चैप्टर्स में, शायद ज़्यादा भी बार आ सकती है। तो कोई नहीं, आई तो अच्छा है, हमें याद हो जाएगा उसका मतलब क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया आपको पूरा, कि ऐसा टेम्परेचर जहां सॉलिड एंड लिक्विड बोथ स्टेबल स्टेट में रहता है और उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहता है। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया। अभी देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोल रहा मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी सर इसे सिंबॉलिक फॉर्म भी रहता है कुछ, हाँ रहता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म जानने से पहले हम सिंबल्स के फुल फॉर्म जान लेते हैं, मतलब सिंबल्स किस किस चीज को दर्शाता है वो सब देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले देखेंगे डेल्टा टीएफ। क्या देखेंगे, डेल्टा टीएफ। अभी डेल्टा टीएफ है, तो डेल्टा टीएफ किसे दर्शाता है, तो डेल्टा टीएफ दर्शाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग ज्यादा ही छोटा हो गया है ना, एक मिनट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और टीएफ का मतलब क्या होता है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और टीएफ जीरो का मतलब क्या होता है, टीएफ जीरो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर
सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? TF0। तो समझ लिए, ये कुछ नोटेशंस है इस चीज को, मतलब ये सिंबल्स है और ये उसका नोटेशन है किस किसे दर्शाता है। तो ये सब आप लिख लीजिए। मैंने बोला था एक कागज बनाना, एक पेज बनाना है, पूरे लिस्ट ऑफ सिंबल्स के आपको नाम याद रहने चाहिए और वो किसे दर्शाता है वो याद रहने चाहिए। सही है, समझ में आया सब? इरेज करता हूँ इसे, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर वीडियो रुक के लिख सकते हो। तो चलो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ फटाक से। 1 मिनट। फिर अपन ने जो ऊपर का सेंटेंस पढ़ा अभी, उसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेंगे। तो गाइस देखो, वापस वो सेंटेंस पे आता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोल रहा मैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब क्या? अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किससे दर्शाते हैं हमने अभी देखा, TF इज ऑलवेज लेस, लेस की साइन ये है, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब प्योर जहां दिखा वहां 0 आएगा, सर के ऊपर 0 आएगा, मतलब TF0, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा वो। सही है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है। इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेराइज in some condition or is greater than that of pure solvent। ऐसा ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर आपको इस पे MCQ फॉर्म करके भी पूछ सकते हैं। तो कोई नहीं, इसे ध्यान रखना है। तो चलो, फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया हमने किसे कहते हैं और सब नोटेशंस भी देख लिया, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो, अभी मेन चीज पढ़ेंगे हम जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 मिनट, ये पुराना रह गया था। हाँ चलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लेते क्या है। तो देखो, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या समझ लो। फ्रीजिंग पॉइंट का तो समझ लिया आपने, लेकिन डिप्रेशन का मतलब क्या, वही तो हम पढ़ रहे हैं। देखो, डिप्रेशन का मतलब डिफरेंस समझ लो आप। क्या बोल रहे हो? डिफरेंस। याद रखने के लिए सही टेक्निक है, डिप्रेशन का मतलब डिफरेंस समझ लीजिए। तो क्या होता है, इस पूरा सही तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब देख लेते हैं। तो देखो, पहले पढ़ता हूँ फिर सही से ही बताता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी देखो क्या बोल रहा हो, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस TF। अभी बताया था ना मैंने नोटेशन, डेल्टा TF। अभी फिर से एक बार यहाँ लिख के दूं तो ओके, कोई टेंशन नहीं। डेल्टा TF का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF0 का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे यहाँ? फ्रीजिंग, 1 मिनट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और TF का मतलब क्या होता है? TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है TF का मतलब? TF का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सही है, अभी समझ में आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अभी ये ऐसा क्यों हुआ, ये ध्यान रखो ना। डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट से कम है। सही है ना? अगर सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूशन से तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस मतलब सॉल्वेंट से ही सोल्यूशन माइनस होगा ना, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है। इससे पता चल रहा है ये क्या है, ये तो सॉल्वेंट है ना। येलो पेन लेता हूँ। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन कैसा है? कम है, सोल्यूशन कम है। और ये क्या है? ये ज्यादा है, ज्यादा है। इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा। बात सही है? तो वही तो हो रहा है। देखो, ये जो है ये इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो बात से ये ज्यादा से कम माइनस होगा। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। तो फिर फाइनली
क्या बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, समझ में आ गया। नोटेशन याद रखना है, ये जो मैंने आपको पूरा जो ये इक्वेशन बना के दिया है वो याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन होने वाला है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी बेस्ड है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी पहले थियोरी चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, एक्सप्लेन विद डायग्राम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी क्या करना है हमें, वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहना है, हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, गिवन डायग्राम। अभी आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये बहुत सरलता से समझेगी डायग्राम, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच का डायग्राम। तो उसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो टेम्परेचर है वो वेपर प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोल रहा मैं, टेम्परेचर जो है वो वेपर प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी समझ लो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साथ ही साथ वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट रखेगा, वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर, ये एक मिनट पूरा सही सही लिखता, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, देखो यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी भाई बढ़ रहा है, देख सकते हो एरो किस तरह, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना, जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब वेपर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। मतलब when this increases this also increases, when this goes on decreasing this also goes on decreasing। सही है, समझ में आया? ये एरो सही नहीं निकला है ना, कोई नहीं, निकाल लेंगे ये ऐसा। परफेक्ट, समझ में आ गए। एक्सप्लेन विद डायग्राम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका, एंट्रेंस में काम है, तो वो एंट्रेंस के बैच में सरलता से बहुत अच्छी तरीके से ले गए हम। सही है, चलो बड़े आगे। तो चलो देखते हैं अभी, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। क्या बोल रहा मैं, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के बीच का देखा है। मैंने पिछले लेक्चर जब पढ़ाया तभी बोला था आपको, आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का सब सही सही पढ़ लो, क्योंकि कंसंट्रेशन का रिलेशन और डेरिवेशन जो है मास ऑफ सोल्यूट का, वो दोनों का सेम ही है, सिर्फ नोटेशन चेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में क्या था, टीबी था, यहाँ टीएफ है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टी बी था, और यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ है। तो बी के जगह सिर्फ एफ लगाए, बाकी सब डेरिवेशन सेम है, सिर्फ वहाँ क्वेश्चन चेंज होके आएगा, रिलेट द मतलब गिव द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो टी एफ लगाना है। और अगर ऐसा आया गिव द रिलेशन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो टी पी लिखाना है। तो इतना ही कुछ फर्क है। तो जिसने पिछला लेक्चर देखा वो सही सही समझ सकता है, और जिन्होंने नहीं देखा या फिर थोड़ा समझना नहीं समझा तो इधर देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, अभी देखो कौन सा भी रिलेशन निकालना है आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का निकालना है, विद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का निकालना है, तो वो इट विल बी टोटली एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो इसीलिए हम क्या कह रहेंगे, एक्सपेरिमेंटली वो अपने लिए बहुत लोगों ने रिलेशन बना के रखा है, तो हमें सिर्फ डिस्क्राइब करना है कैसे क्या है। तो देखो क्या बोलेंगे सीधा, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलेंगे हम, मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम। अब ये स्मॉल यम क्या है, मोलैलिटी है। पिछले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा ना गाइस, प्लीज देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक बताया मैंने।
स्मॉल m को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं या मोलैलिटी कहते हैं वो बताया, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला रहता है वो बताया, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला रहता है वो बताया, फिर दोनों कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो बताया। तो उसी बेसिस पे आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो जिन्होंने नहीं देखा, गो चेक आउट ऑन आवर चैनल एंड डू वॉच दैट वीडियो। तो देखो, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। मोलैलिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं इसमें, तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ सिर्फ इतना लिख देता हूँ एक चीज़, डेल्टा टी एफ डायरेक्ट, ये एफ है गाइस, एक मिनट, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सही है, इतना लिख लिया मैंने। अब डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अभी के एफ का मतलब क्या, तो देखो के एफ का मतलब, के एफ दो तीन मतलब हो गए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ जो मेन है, जो कि रहेगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या रहेगा, क्रायोस्कोपिक, SCO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या रहेगा वो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और एक दूसरा है जो कि रहेगा डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, और कांस्टेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिप्रेशन कांस्टेंट, ION कांस्टेंट। ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो नाम है ना, एलिवेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, दे आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, मतलब वो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे तो अगर कौन सा भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो उसमें आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी आएगा, सिर्फ आएगा। इस साल का क्वेश्चन था स्टेट द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन था क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में, जिसका आंसर था केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या था आंसर, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये ध्यान रखना, यूनिट ऑफ के एफ केल्विन केजी मोल इनवर्स। रेड पेन से सही सही से हाईलाइट कर देता हूँ इसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड्स में आया, शायद इस बार आप जिस साल पढ़ रहे हो, मतलब ये साल 23-24, इस साल सीटी में आ सकता है, लेकिन आने के तो पूरे चांसेस हैं। यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक और यूनिट ऑफ बुलियोस्कोपिक, इतना ध्यान रखना है। और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीजीएस और एमकेएस में केल्विन और सिर्फ अपना सेल्सियस स्केल में अगर यूज़ किया तो सेल्सियस आ जाएगा केजी मोल इनवर्स, और केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में किया तो केल्विन आ जाएगा केल्विन केजी मोल इनवर्स, सही है। इतना कुछ ध्यान में रखना है आपको। तो समझ में आएगा आपको रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, क्या हो रहा है रे, एक मिनट, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू यम, क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू यम, सही है, एकदम परफेक्ट, बड़े आगे। तो देखो, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। गाइस वही कंसेप्ट है जो हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में पढ़ा, कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालना, तो उसी तरह आज भी देखेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में पढ़ा है। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ जो नोटेशन वहाँ TB यूज़ किया जाता था, या TF यूज़ किया जाएगा, दूसरा कोई चेंज नहीं है। तो चलो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को देख लेते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है ना, तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में का हमें रिलेशन लिखना पड़ेगा। या लिखेंगे हम वी नो, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे वी नो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, एक मिनट, TF इक्वल्स टू के एफ इंटू यम, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी देखो, अभी हम क्या बोलेंगे, वी हैव, अभी वी नो नहीं बोलना बार बार, वी हैव एम मतलब क्या होता है, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब समझ रहे हो क्या। हमने डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू यम तो लिख लिया, ये तो जनरल रिलेशन है बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बीच में। अभी
मोलैलिटी है, क्योंकि सब खेल इस डेरिवेशन में मोलैलिटी ही करेगा, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है और जस्ट इक्वेशन जो 1 है उसमें पुट करनी है और एक सिर्फ रीशफलिंग करनी है एंड द आंसर इज रेडी। तो इसीलिए मोलैलिटी, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा ना उनके लिए आज का लेक्चर तो बहुत मतलब ऐसे लग रहा होगा कि हाँ सर ने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं, पिछला जो लेक्चर था उसी की रिवीजन करके दी, ऐसा लगेगा आपको गाइस। मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरे को कि जो बंदे को बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया उसको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बहुत सरलता से समझता है। सही है, आपको एक्सपीरियंस भी आ रहा होगा। कोई नहीं, चलो अपने दोस्त लोग जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लेंगे, अपन डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। देखो, वी नो मोलैलिटी इक्वल्स टू दिस एंड दिस, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते। क्या बोल देते? इक्वेशन नंबर 2। अभी ये हो गया, अभी हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें मोलर मास ही नहीं पता कितना है, या तो फिर हम बोल सकते हैं हमें कितने मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है इन कितने मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्रिपेयर अ सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ लिखते हैं लेट अस प्रिपेयर a solution by dissolving W2 gram of solute in W1 gram of solvent, W1 gram of solvent। यहाँ एक चीज लिखेंगे, लेट M1 एंड M2, क्या लिखेंगे? लेट M1 कैपिटल M भाई, स्मॉल m नहीं लिखना, क्योंकि स्मॉल m हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है मोलैलिटी के लिए। यूज किया मतलब उसका वही नोटेशन है, वही यूज करना पड़ेगा। ऐसा अपने हाथ में नहीं है कि स्मॉल m इसके लिए यूज करेंगे। यहाँ अगर आपने गलती से कैपिटल M लिखा तो चेकर आपका पेपर तो पड़ेगा, लेकिन 1 मार्क काटेगा। भला ही कितना भी अच्छा लिखा हो, 1 मार्क तो काटेगा। ये फॉर्मूला भी सेम लिखा होगा लेकिन फिर भी 1 मार्क काटेगा, क्योंकि नोटेशन ही गलत है। और वो भी अगर आपने मोलैलिटी लिखा तो हाफ मार्क काटेगा। अगर सिर्फ कैपिटल M लिखा यहाँ और इक्वल्स टू का साइन दिया तो फिर 1 मार्क तो कहीं नहीं गया आपका, 1 मार्क तो काट ही लेगा वो। तो इसलिए थोड़ी सही तरीके से लिखना है आपको, थोड़ा अटेंटिव माइंड से लिखना है। तो चलो यहाँ के लिखेंगे लेट M1, यहाँ कैपिटल M, क्योंकि ये मोलर मास है, M1 एंड M2 बी देयर मोलर मासेस, बी देयर मोलर मासेस। और एक चीज हमें लिखना है, लेट, क्या लिखना है? लेट X1 एंड X2 बी देयर मोल फ्रैक्शंस। बी देयर ही लिखना, या ऐसा नहीं लिखना कि X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इतना टाइम भी नहीं मिलता हमें पेपर में लिखने के लिए। तो X1 एंड X2 बी देयर मोल फ्रैक्शन, बी देयर मोल फ्रैक्शंस। अभी अगले स्लाइड पे देखते हैं हम क्या। अभी सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को N2 से डिनोट किया जाता है। N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। N2 क्या है? W2 अपॉन M2। इसे डब्बा बना लीजिए क्योंकि इसका काम है हमें मोलैलिटी के फॉर्मूले में। साथ ही साथ अभी देखो सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी मतलब क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम W1 ग्राम है, तो डिवाइड बाय जब 1000 करोगे तो ये किलोग्राम बन जाएगा। समझ में आया आपको क्या बोलना था मेरा? देखो ये W1 है, ये ग्राम है, इसको 1000 जब आप डिवाइड करोगे तो ये ग्राम का किलोग्राम बन जाएगा। ग्राम का क्या बन जाएगा? किलोग्राम बन जाएगा। तो ये देखो ये भी एक डब्बे में डालना पड़ेगा। डब्बा छोटा बनाएंगे क्योंकि जगह हमें और काम है। तो अभी हम लिखेंगे पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे? पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन
2। तो ये आ जाएगा स्मॉल m इक्वल्स टू W2 अपॉन m2 W2 अपॉन m2 इंटू 1000 अपॉन W1 1000 अपॉन W1। क्या किया सर आपने? कुछ नहीं रे, डिवाइड में था तो उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर लिया। पढ़ाया है ना आपने, मैम से पढ़ा नहीं क्या आपने 5वीं 6वीं में? तो इसे डब्बा बना लीजिए, इक्वेशन 3 डाल दीजिए और फिर से पेन चेंज करता हूँ और लिखता हूँ पुट अबव वैल्यू, पुट अबव वैल्यू। क्या हो रहा है रे पेन को? 1 मिनट गाइज। अबव वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 तो ये कुछ आ जाएगा ऐसा, डेल्टा TF KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 अभी हमें M2 निकालना है तो M2 को वो साइड लेके जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, M2 इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1 ये जो है ये हो जाएगा हमारा रिलेशन नहीं, क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा ये? मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो वी हैव डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। तो KF इंटू M है तो सही है ना, तो KF की तो वैल्यू निकलती नहीं है और डेल्टा TF तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के हेल्प से निकालेंगे। हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है जो कि है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो वो हमने लिख लिया। अभी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना था और मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता था, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया। तो हमने लिखा लेट अस कंसीडर अ सोल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अभी ये तो मास हो गया, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास लगेगा तो हम बोलेंगे लेट M1 एंड M2 बी देयर मोलर मास। ऐसा नहीं लिखना कि M1 बी द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 बी द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। सीधा लिखना M1 एंड M2 बी देयर मोलर मासेस, लेट X1 एंड X2 बी देयर मोल फ्रैक्शन। तो इतना कुछ लिख लिया हमने, सही है। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो अगले स्लाइड पे क्या लिखा हमने, सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। ये तो सीधा फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा हमें। सेकंड है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये बताया ना मैंने आपको, देखो W1 ग्राम था उस, एक मिनट हाँ, W1 ग्राम था और उसको अगर हमने 1000 से डिवाइड किया तो ग्राम का क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। तो समझ में आया ग्राम का किलोग्राम कैसे करना, डिवाइड बाय 1000। आपको फिजिक्स के सर ने कन्वर्जन पढ़ाया होगा शायद, आई होप। तो ये दो है, तो ये दो वैल्यूज दो है जो हमने क्या किया, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 मतलब कौन सा, मोलैलिटी वाला इक्वेशन। तो मोलैलिटी के इक्वेशन में हमने वो डाल दिया M इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, सही है। लेकिन ये मोलैलिटी की वैल्यू आ गई, हमने मेन इक्वेशन में तो डाला ही नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मोलैलिटी की वैल्यू आ गई तो हम बोलेंगे पुट अबव वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 था डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M था ना, तो डेल्टा TF को हमने उधर साइड कर लिया लेफ्ट RHS में और M2 को LHS में कर लिया। तो क्या हो जाएगा फिर, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। समझ में आ गया परफेक्टली क्या था कैसा था। तो ये देखो, ये है आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने आज देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये ग्राफ भी देख लिया आपने कि जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और जब वेपर प्रेशर घटेगा, मतलब व्हेन वेपर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। वाई, क्यों जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, क्यों जाएगा। ये जो एक साइन है ना इसकी वजह से जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। क्या बोल रहा मैं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके वजह से जाएगा, सही है। फिर हमने सब नोटेशंस भी देख लिए कि डेल्टा TF का मतलब क्या हो जाता है,
डेल्टा टी एफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी एफ जीरो का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा बॉइलिंग पॉइंट का था सेम फ्रीजिंग पॉइंट का है कि नहीं मुझे बताना, सिर्फ इतना बताइए। देखो हम आ गए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का इक्वेशन है और मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ जीरो माइनस टी एफ जीरो माइनस टी एफ। देखो इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट नहीं रे, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। सही है, बाकी पूरा सेम है, देख ही सकते हो आप, सिर्फ बी की जगह एफ है, यहाँ सिर्फ यहाँ सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन है। बहुत लोग यही कंफ्यूज होते हैं। तो एक चीज बताना चाहता हूँ, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है, बाकी सब इसमें देखो, इसमें भी देख लो, वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर में भी सोल्यूशन सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एकमात्र ऐसा अकेला है कि सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का तो देखा ही अपने कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रहता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से क्या रहता है, कम रहता है। तो कम रहता है तो हमेशा हमें डिफरेंस कहाँ से निकालते हैं, ज़्यादा में से कम माइनस करते हैं ना। अगर कम में से ज़्यादा किया तो आंसर माइनस में आएगा, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। तो हमें ज़्यादा में से ही कम माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए डेल्टा टी एफ जीरो माइनस टी एफ किया हमने। समझ में आ गया, देखो सेम है, इसका रिलेशन भी सेम है, देख सकते हो। डेल्टा टी एफ लिखो तो फ्रीजिंग पॉइंट का बन जाता है, बी लिखो तो बॉइलिंग पॉइंट का बन जाता है। एम डेल्टा टी एफ इक्वल टू के बी, ये सिर्फ देखो आपको ध्यान रखना है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ के बी लिखेंगे, तो के बी का मतलब आ जाएगा यहाँ ई बुलियोस्कोपिक, क्या आ जाएगा, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और के एफ जो है, के एफ का मतलब क्या आ जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये दो है ना गाइस, ये आपके जहन में बैठना चाहिए कि ये और दोनों का एक ही जो यूनिट है वो जो है केल्विन केजी मोल इनवर्स, या तो फिर बोल सकते हैं सेल्सियस केजी डिग्री सेल्सियस केजी, ऐसा लिखते कि डिग्री सेल्सियस भाई, ऐसा डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, या तो फिर केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो सही है, तो आज हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा कंप्लीट कर ले गया। अभी कल तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कल तो क्या है, कल हमें सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर जानना है, साथ ही साथ फिर एक मिनट, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके दो तीन ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आइसोटोनिक, आइसोबारी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर रिलेशन देख लेंगे एक, और फिर देखना है हमें लास्ट जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा रहती कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा रहती, वो देख लेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर्स वगैरह देख लेंगे, और फिर फाइनल रहेगा वो अपना रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, और उसके बाद हम बोलेंगे इस चैप्टर को थैंक यू, क्या बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, लेकिन थैंक यू होने का है इसलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगला एक लेक्चर आएगा, तब तक के लिए आज का लेक्चर सरलता से पढ़िए, बहुत सही तरीके से देखिए। मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।